हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से कक्षा 12 के लिए हिंदी साहित्य का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसके बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि आपका टोटल पूर्णांक है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए 80 नंबर रहने वाला है। और आपका इस बार समय है वो 2 घंटे 45 मिनट रखा गया है। यानी कि और टाइम आपका 3 घंटे 15 मिनट होता था, तो आधा घंटा यहाँ पे आपका कम कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपका कुछ सिलेबस है वो भी रिड्यूस किया गया है। तो आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो पेपर जारी किया गया है। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं सारी क्वेश्चन पेपर के बारे में, कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आपको किस तरह इनको याद करना है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उनके रिगार्डिंग जो पीडीएफ फाइलें हैं, क्वेश्चन बैंक वगैरह है, वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारा फेसबुक ग्रुप और हमारी वेबसाइट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उनको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेक्शन ए आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सेक्शन ए आपको पढ़ना है। निम्नलिखित आपतित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। अब साथियों आपको एक बात बता दूं कि जितने भी आपको पैसेज दिए जाते हैं, गद्यांश वगैरह दिए जाते हैं, उनके लिए तो आपका ये मान लीजिए कि 100% आप उनमें अंक ला सकते हैं। जैसे कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ से आराम से अटेंड कर सकते हैं। तो आपके पेपर में 2 या 3 ऐसे हैं जो गद्यांश भी है और पद्यांश आपके आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो लगभग 20 नंबर है वो तो आप आराम से ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ से आपको क्या करना है, ओनली टीप के तो लिखना है। टीप के लिखने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है वो आपको लिखना है। अब शीर्षक का मतलब क्या हो गया कि इस गद्यांश में किसके बारे में बात की गई है। तो आपने यहाँ पे पढ़ा कि सतसई शब्द संस्कृत के सप्तशी शब्द का अपभ्रंश रूप है। पहले संस्कृत में सप्तशी शतक, सहस्त्र आदि संख्यावाचक ग्रंथों की रचना भक्ति और स्त्रोत संबंधी साहित्य के लिए हुआ है या करती थी। तो यहाँ पे दोस्तों जो वर्णन किया गया है वो संस्कृत का जो शब्द है, संस्कृत के जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उनके बारे में किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सतसई परंपरा, बिहारी सतसई, व्रत सतसई, उपयुक्त सतसई। तो अगर आप इसको पूरा पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा कि गद्यांश में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बात समझ गए होंगे कि गद्यांश से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे उनमें आप 100% नंबर ला सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे सतसई शब्द है, ये किस तरह का शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव है, अपभ्रंश है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पहली लाइन में आपको यहाँ पे दिया गया है कि तत्सही शब्द संस्कृत के सप्तशी शब्द का अपभ्रंश रूप है। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है। तो बस आपको टीप के तो लिखना पड़ रहा है, टीप के तो बता रहे हैं आप, तो ये क्या हो गया, अपभ्रंश हो गया। ठीक है साथियों, ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत नहीं है। तो इस चैप्टर में यानी कि गद्यांश में आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे, यानी कि आपको देख के लिखना होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ईजी होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया आपको, वार्षिक वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सै धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। तो यहाँ पे दोस्तों पांडवों का वर्णन किया गया है। तो जैसे ही अपन ने इसको पढ़ा, रीड किया, तो आपको स्पष्ट हो गया कि किस चीज़ के लिए यहाँ पे बताया गया है। सौभाग्य न सब दिन सोता, देखे आगे क्या होता, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझने को, भीषण विंध्वस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए। तो यहाँ पे पांडवों का वर्णन किया गया है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो इसको आपको पूरा पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए भगवान कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर कहाँ गए थे। तो ये देखिए हस्तिनापुर, जैसे कि अभी अभी अपने आपने पढ़ा है यहाँ पे, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए। ठीक है, तो दोनों में से आपको क्या करना है, देख के तो लिखना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको किसी तरह का अदर जो आपको मेहनत है वो करनी नहीं पड़ रही है। आपको बस देख देख के लिखना है, समझना है बस क्या वर्ड दिए गए हैं, उन वर्डों को आपको समझना है। ठीक है, तो आप ये समझ गए, 6 6 12 नंबर आपके यहाँ से हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ रहा इनको, मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से आपको करना होता है। तो इस जो ये सेक्शन है इस पे आपको लोड लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समझ गए आप। तो 12 नंबर के जो क्वेश्चन है ये हो चुके हैं यहाँ पे, जिनमें आपको विदाउट लोड आराम से आप इनको कर सकते हैं। आगे देखिए
आगे देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं। अब रिक्त स्थान किस बेस पे दिए गए हैं, ये आपके चैप्टर के हिसाब से दिए गए हैं। ओज गुण में वर्ण की प्रधानता होती है, तो कौन से गुण की प्रधानता होती है? केवदास ने कवि प्रिया में किस दोषों का विवेचन किया है? तो ये दोस्तों यहाँ पे आपके कुछ चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप जैसे कि बड़े क्वेश्चन याद करते हैं तो उनमें छोटे क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यही मैटर आप देखिए साथियों, आपको यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने बात की, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है वो आपको अपनी बुक के अकॉर्डिंग याद करने हैं। तो यही पैटर्न आपका पूरी तरह से रहने वाला है। दोहा छंद में प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? दूसरे व चौथे चरण में कितनी होती है? सोराटा दोहे का क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की क्या होती है? आवर्ती होती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार में आवर्ती किसकी होती है? किसी वर्ण की रिपीट होता है, ठीक है। कनक कनकते सोगुने, कनक कनकते मादकता वगैरह इस तरह से होता है ना। आगे देखिए यहाँ पे उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं? तो उपमा के दो होते हैं, उपमा और उपमेन, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित अति लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पे देखिए 12 नंबर के 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अनुप्रास अलंकार, यानी कि दोस्तों आपको एक तो अलंकार का जो टॉपिक है वो अच्छे से देख लेना है। हिंदी साहित्य में अलंकार, रस, छंद, ये 100% 101% मान के चलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है, ये आने ही आने हैं। अब यहाँ पे देखिए अनुप्रास अलंकार से युक्त कोई एक मौलिक उदाहरण आपको देना है। यमक अलंकार देख लीजिए। मीडिया की भाषा में बीट का क्या तात्पर्य होता है? सामान्य लेखन का कौन सा सामान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है? आगे देखिए, विशेष लेखन के विभिन्न क्षेत्रों के किन्हीं 4 क्षेत्रों के नाम लिखना है। रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी को किसके नाटक अति प्रिय थे? धर्म में कितने लक्षण बताए गए हैं? सुमिरिनी के मन के अध्याय के आधार पर आपको इसका आंसर देना है। देवसेना का गीत के कवि का नाम आपको बताना है। सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है? कविता किस परंपरा के रूप में जन्मी है? एक नाटक में मुख्य कितने अंग होते हैं? कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह का जो आपका चैप्टर है उनको आपको एक बार जरूर देखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ब आपको दिया गया है, खंड ब। इसमें समाचार लेखन और फीचर लेखन शैली का आपको संक्षिप्त में लिखना है। किस तरह से आपको समाचार पत्र के वगैरह के लिए जो शैली का प्रयोग किया जाता है वो किस तरह से होता है? पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, आपको इसके बारे में लिखना है। यहाँ पे देखिए कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। ये कुछ 7-8 प्रश्न आपको दिए गए हैं। केशवदास अथवा विद्यापति में से किसी एक कविता का साहित्य परिचय लिखिए। बड़ी हवेली की बड़ी बुरारियों ने हर गोविंद को क्यों बुलाया? श्री राम के अश्व की किस से तुलना की गई है और क्यों? इसका आपको बताना है, ठीक है। ममता कालिया अथवा निर्मल वर्मा में से किसी एक साहित्य का साहित्यिक परिचय आपको देना है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके। आगे देखिए, किसी घटना के कारण सूरदास की बदनामी होती है। सूरदास की झोपड़ी अध्याय के आधार पर आपको संक्षिप्त में इसका उदाहरण उत्तर देना है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछे गया है साथियों। रूप ने भूप दादा को धक्का क्यों दिया? आरोहण अध्याय के आधार पर आपको इसको लिखना है। हाथीपाला का नाम हाथीपाला क्यों पड़ा? दोस्तों इस प्रश्न को अच्छे से देखिए, 100% आएगा। अपना मालवा खाओ जड़ाऊ सभ्यता में अध्याय के आधार पर आपको लिखना है। सूरदास के रुपए किसे और क्यों दिए गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सेक्शन सी आपको दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको पूछा गया है कि 4 हाथ लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। कैसे? इस कथन का अभिप्राय कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड जो आपका दिया गया, थर्ड सेक्शन सी वाला, तो इसमें देखिए अगर मोस्टली में बात करूँ, हाथ कर वाला हो गया, लखन के द्वारा शंकर के बारे में हो गया, हिमालय की दर के कम कविता, ये 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं आपको। इनमें से दोस्तों अगर जैसे कि 4 चैप्टर आपके आए, 3 चैप्टर है, तो इनमें से दोस्तों आप 3 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लीजिए। 100% आपका पेपर है वो अच्छा होगा, गारंटी से लेता हूँ मैं। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है। हमारे आज के शहर नियोजक और इंजीनियर तथा पुरातत्व नियोजकों में क्या अंतर बताया गया है? अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में अध्याय के आधार पे आपको बताना है। यह देखिए, तुम खेल में रोते हो, इस कथन को सुनकर सूरदास पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि दोस्तों सूरदास जो आपका चैप्टर है, सूरदास का रिलेटेड जो सूरदास की झोपड़ी अध्याय है, उससे दोस्तों आपके 5 से 6 क्वेश्चन है वो बने इस पेपर में। तो आप इस बात से अंदाजा लगा दीजिए कि इस चैप्टर से आपके 5 से 6 मॉडल पेपर में दिए गए हैं, तो 4% तो आपके आने ही आने हैं। यानी कि इस क्वेश्चन पेपर को, ये जो अध्याय आपका दिया गया है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो पूरा पेपर आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन इनपुट हो रहे हैं
उसी आधार पे आपको उनको पढ़ना है। क्योंकि विद्यार्थी इस बात से थोड़ा-सा चिंता हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि कौन-सा चैप्टर मेरे को अच्छे से तैयार करना है, कौन-सा नहीं करना, किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पे मॉडल पेपर प्रोवाइड इसीलिए करवाया जाता है साथियों कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस चैप्टर को कितना टाइम, कितना आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए साथियों, आपको सेक्शन डी दिया गया है, निम्नलिखित पठित काव्यांशों में। अब यहाँ पे दोस्तों आपकी जो किताब के पाठ्यांश है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे, राख और रोशनी के ऊंचे उससे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के, उठे हुए हाथों के स्तंभ। यहाँ पे कुछ इस तरह का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी, मुदी रहे दुनयान, कोकिल कलवर मधुर कर धुनी धुन सुनी। इस तरह का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो आपको क्या करना है, इनका सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला 20 नंबर का देखिए, आपको एक पठित गद्यांश दिया गया है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे, जो कहा जाए वही कान डुललाकर सुन ले। ठीक है, आपको इसको पढ़ना है अच्छे से। और इसके बाद देखिए, ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावत ने अपनी घर जमीन से उड़ाकर हमेशा के लिए निर्वसत कर दिया है। यानी कि औद्योगिकीकरण का मानव के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है, इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। इसकी प्रकृति, इतिहास, ये गहरा अंतर है। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए जरूर बाहर चले जाते हैं, किंतु आफत टलते ही वे दोबारा अपने जाने पहचाने परिवेश में लौट भी आते हैं। किंतु विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है, तो फिर वे कभी उसके घर वापस नहीं लौटते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर बाढ़ के हालात हो, भूकंप के हालात हो, तो आप अपने घर से कुछ दिनों के लिए दूर चले जाते हैं, लेकिन वापस लौट आते हैं। कहने का मतलब ये है कि औद्योगिकरण मनुष्य के जो व्यवहारिक है, मनुष्य का जो व्यवहार, दैनिक जीवन के जो गतिविधियां हैं, उनको इतना प्रभावित कर दिया है कि आप शहरीकरण और आपकी जो पाश्चात्यकरण संस्कृति है उसको अपनाने लगे हैं, और अपने जो वजूद है, अपनी जो संस्कृति है, उसको भूलते जा रहे हैं। कुछ इस तरह का वर्णन है, इस तरह से आपको इसका व्याख्या करनी है। लास्ट देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें आपको एक निबंध लिखना पड़ेगा। ठीक है, किसी विषय पर आपको एक 400 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखना है। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, बढ़ती तकनीकी, प्राकृतिक आपदाएं कारण। तो दोस्तों, प्राकृतिक आपदा, कोरोना और शिक्षा, ये एक प्राकृतिक आपदा इसको माना गया है, कोरोना को महामारी जो घोषित किया गया था। इनको आप अच्छे से पढ़िए। यदि मैं मंत्री होता, दैनिक जीवन में विज्ञान, तो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आप अच्छे से देखिए। मोस्टली मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोरोना और शिक्षा, ये आपका जरूर आएगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि कोरोना काल में आपकी शिक्षाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये दोस्तों सरकार ज़रूर जानना चाहेगी एक विद्यार्थी के शब्दों में। तो आप इसको अच्छे से याद करें। बाकी बढ़ती तकनीकी बारे में ये भी आप याद करें। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे होता है कक्षा 12 के लिए हिंदी साहित्य का। ठीक है, कक्षा 12 के जो विद्यार्थी है उनके लिए हिंदी साहित्य का जो पेपर है वो मैंने यहाँ पे भली प्रकार से आपको समझा दिया। ठीक है, तो आपको किन किन टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो आपने समझ लिया होगा। बाकी दोस्तों, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बाकी मैंने दोस्तों क्लास 12 के लिए हिंदी साहित्य हो गया या हिंदी कॉमन, इसकी पर्सन बैंक हमारी टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी है, नहीं कर रखी है तो आप वहाँ पे जाके कमेंट करिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और कोई भी आपका कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर एक और नए पेपर के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।